Dear student, how are you? I hope you all are fine. Actually अब से जो है मतलब टुडेज़ लेक्चर से आपका क्या हुआ कि आपका 11th क्लास स्टार्ट हो गया दोस्तों। जो भी ब्रिज कोर्स था, जो भी बेसिक था, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। आई एम फिजिक्स टीचर, आई एम अकिल सर, फिजिक्स टीचर, एंड आई एम एक्स फैकल्टी कोटा सिंस लास्ट ईयर। आई एम वर्किंग इन अजमल सुपर 40। ठीक है, और आई हैव 5 ईयर एक्सपीरियंस अप्रॉक्स। ठीक है, हम लोग जो पढ़ना है फिजिक्स हम लोग अब कम स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब बेसिक का कोई बात नहीं चलेगा, फिजिक्स चलेगा आपका। बेसिक आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगर आप लोगों के बच्चे बेसिक नहीं पढ़े हो तो जाओ और आप एम एजुकेयर में जाकर के आप बेसिक्स पढ़ लो। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, आपका ब्रिज कोर्स खत्म हो चुका है, अब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ब्रिज कोर्स में कुछ फिजिक्स का चैप्टर भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली ब्रिज कोर्स में मेन ब्रिज कोर्स का जो मोटिव था वो था आपका कनेक्ट करना आपको। ठीक है, आपको कनेक्ट करना 10th के बाद 11th क्लास पे कनेक्ट करना है। फिजिक्स में आपको हम कैसे कनेक्ट करेंगे वो मैं ब्रिज कोर्स में आपको कर चुका हूँ। आपको थोड़ा बहुत है ना फिजिक्स में अंडरस्टैंडिंग आने लगा होगा, बस मुझे उतना ही अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए बहुत है यार। ठीक है, जो हम लोग को जो स्टार्ट में जो करना है 11th क्लास के फिजिक्स में, वो आपको लगभग 15-16 लेक्चर है। ठीक है, और यकीन मानिए बहुत ईजी भी है। देखो, जो आपका मेडिकल के लिए या फिर इंजीनियरिंग के लिए जो फिजिक्स है ना, वो एक्चुअली 2 पार्ट में है यार, एक 11th एक 12th। ठीक है, मतलब 2 बाइफरकेशन उसका, 11th और 12th। लगभग 11th क्लास में लगभग दोस्तों 55% फिजिक्स है आपका। 55 से 60% मान लीजिए आप, 55 से 60% फिजिक्स जो है वो 11th क्लास के सिलेबस में, और 12th क्लास के सिलेबस में लगभग 40 to 45% है। 40 to 45% जो फिजिक्स है आपका, आप नीट के सिलेबस का या फिर जेई के सिलेबस का, वो आपका 12th क्लास में है। तो 11th क्लास इसलिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप 12th क्लास तभी पढ़ सकते हो जब आप 11th क्लास अच्छे से फिजिक्स में पढ़े होंगे, तभी आपको 12th बहुत ही ईजी लगेगा। एक्चुअली 12th में आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ना है मेनली। ठीक है, और आपको मॉडर्न पढ़ना है, और आपको उसके बाद ऑप्टिक्स एक और चैप्टर ऑप्टिक्स पढ़ना है, ये 3 है। और जो आपको है इसमें मेनली जो 11th क्लास में पढ़ना वो मैकेनिक्स है दोस्तों। क्या है? मैकेनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, यकीन मानिए आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका 11th क्लास में फिजिक्स में कंटेंट क्या रहने वाला है। ठीक है, कंटेंट जो मेजरली जो कंटेंट होगा वो यूनिट एंड डायमेंशन, जिसको मैं ब्रिज कोर्स में पहले पढ़ चुका हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन ईजी है, 3-4 लेक्चर का चीज़ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरी चीज़ पढ़ाते हैं एरर्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, एरर्स, जैसे एरर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते हो लैब में जाकर के आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं। एक्चुअली किसी भी चीज़ को मेजर करने में आप कहीं ना कहीं एरर करते हो दोस्तों। दुनिया में ऐसा कोई मेजरिंग मशीन ही नहीं है जो एरर ना करे। कहीं ना कहीं माइक्रो लेवल पे एरर होता है। किसी भी चीज़ को आप मेजर करो, किसी चीज़ को नापो आप, कुछ ना कुछ एरर आता ही है दोस्तों। क्योंकि ये है ना, एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एरर जो होता है कंसिडरेबल होता है, इसलिए हम लोग एरर को फिजिक्स में अलग से ही पढ़ते हैं। एरर एंड मेजरमेंट्स कैसे करेंगे, मेजरमेंट्स, लेंथ के मेजरमेंट्स का टूल्स आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर दोस्तों। वेक्टर में आपको क्या पढ़ना है कि वेक्टर अलजेब्रा मेनली आपको पढ़ना है। वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बस ये 3 चीज़ पढ़ना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स में। अब वेक्टर क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर कहते हैं ना। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हो, क्या कहेंगे उसको, वेक्टर। अच्छा, उसके बाद है कैनामेटिक्स। कैनामेटिक्स दोस्तों आपका मतलब स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट फोर्स। ठीक है, इसमें लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें फोर्स का कहीं भी जिक्र नहीं होगा। ठीक है, फोर्स का कहीं भी जिक्र नहीं होगा, क्या कहेंगे, कैनामेटिक्स। एक्चुअली मैकेनिक्स का 2 पार्ट होता है, कैनामेटिक्स, 1 इज डायनामिक्स। तो कैनामेटिक्स में आपको विदाउट फोर्स मोशन को पढ़ना है। एक इसमें 2 है, मोशन इन 1D। ठीक है, जो आप 9th में या फिर आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़े हो, मोशन इन 1D। मोशन इन 2D आपके लिए बिल्कुल नया है। ठीक है, मोशन इन 2D, जैसे सपोज करो आप एक बॉल को लो और आसमान में फेंको, ऐसे फेंको आप, जैसे मान लो बैट्समैन जो बॉल को मारता है। ठीक है, तो वो किस तरह का मोशन लेता है, वो कुछ इस तरीके का मोशन लेता है ना, बॉल इस तरह का मोशन लेता है। ये मोशन वो लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ये एक्चुअली 1D मोशन नहीं है, 2D मोशन है। 2D का मतलब क्या, 2 डायमेंशन, मोशन इन प्लेन। तो इसको लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये सबको लोग पढ़ेंगे मोशन इन 2D। जैसे मान लो कोई गाड़ी है जो सीधा लाइन में चल रहा है, सीधे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसको लोग पढ़ेंगे मोशन इन 1D। ठीक है, तो कैनामेटिक्स में हम लोग मोशंस के बारे में पढ़ेंगे विदाउट फोर्स।
डायनामिक्स में लोग मोशन के बारे में पढ़ेंगे विथ फोर्स, इसे फोर्स के साथ मोशन के बारे में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। एक्चुअली मोशन होता है, मोशन जो होता है वो फोर्स के कारण होता है, ठीक है। फोर्स इज द काउज ऑफ मोशन, ठीक है। तो याद रखिए, जब मोशन को आप लोग विदाउट फोर्स पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स, और जब मोशन को आप विथ फोर्स पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स में ये सब चैप्टर आता है, ठीक है। आपका उसके बाद है पांचवा में दोस्तों, जो है पांचवा पॉइंट जो है आपका उसका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, एनएलएम। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, इसमें वर्क पावर एनर्जी हम लोग एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे मोमेंटम एंड इम्पल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ऐसे बहुत अच्छे सब क्वेश्चन ही बनता है, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल डायनामिक्स। देखो यहाँ तक जो बोला जाता है इसको बोलता है ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स, एक्चुअली बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स। अब जो हम लोग हैं इसमें रोटेशनल मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे, जैसे कोई भी चीज़ रोटेट करता है तो उसमें कौन सा मैकेनिक्स आपको यूज़ करना ज़्यादा ईजी है, ठीक है। जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है तो उसमें कौन सा मैकेनिक्स यूज़ करना ज़्यादा ईजी है, आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। रोटेशनल डायनामिक्स में ईजी है, टफ बिल्कुल नहीं। वैसे बच्चा बोलते सर बहुत टफ लग रहा है रोटेशनल डायनामिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। आप ग्रेविटेशन पढ़े हुए हो यार, दो मास को यूनिवर्स में रख दो तो दोनों मास एक दूसरे पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है ना, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। वही है ये भी ग्रेविटेशन। इलास्टिसिटी है, इसके बाद पढ़ेंगे तो आपको आपके सामने आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ना है इसमें। उसके बाद लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका क्या होगा, सिंपल फ्लूइड काइनेमेटिक्स या फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ेंगे हम लोग, और थोड़ा बहुत फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सब टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स के अंतर्गत कवर अप करेंगे। आपको उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को पढ़ना क्या है, हीट के बारे में मेनली पढ़ना है। हीट होता क्या है, ठीक है, और हीट एक बॉडी से दूसरे बॉडी में किस तरह से ट्रांसफर होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में यही सब चीज़ पढ़ना है। स्टडी ऑफ हीट एक्चुअली होता है थर्मोडायनेमिक्स। उसके जो आप लोग को पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का या दूसरा नाम इस चैप्टर का होता है ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन में क्या पढ़ना है दोस्तों, जैसे कोई बॉडी किसी पॉइंट के बाद टू एंड फ्रो मोशन करता है दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। आप लोग पहले ही पढ़े होंगे, ये एक टाइप का पीरियोडिकल मोशन होता है। खैर जब ये चैप्टर आएगा तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद आपको पढ़ना वेव, ठीक है। जैसे देखते हो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप तक ये मतलब आवाज़ पहुँचा है, किस तरीके से पहुँच रहा है आप तक आवाज़। एक्चुअली जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो साउंड वेव है। क्या है? साउंड वेव। एक्चुअली वेव जो होता है ना, ये एनर्जी को कैरी करता है, ये एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाता है वेव में। तो मेनली हम लोग को इतना सारा चीज़ पढ़ना है। क्लास 11th का ये है सिलेबस आपके सामने रखा हुआ। देखो मैं आपको कुछ और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कि हो सकता है कुछ बच्चों को फिजिक्स टफ लगे, ठीक है। ऑब्वियस है यार, फिजिक्स टफ लग सकता है, स्टार्टिंग में भी टफ लग सकता है, बट यकीन मानो धीरे धीरे अगर आप उसमें लगे रहोगे 1 से 2 महीना, ठीक है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चे भाई 1 से 2 महीना तक लगातार फिजिक्स में अपना 100 दिए ना, अपने तरफ से पूरा एफर्ट डाले ना, उसको फिजिक्स ईजी हो लगना स्टार्ट हो गया होगा। आप लोगों में से बहुत बच्चों को फिजिक्स ईजी लगना स्टार्ट हो गया होगा ऑलरेडी, क्योंकि आप 1-2 महीना अपना टाइम फिजिक्स में दे चुके हो, ठीक है। देखो फिजिक्स यार कुर्बानी मांगता है दोस्तों, ठीक है, ये सेक्रीफाइस मांगता है। ये ऐसा नहीं कि मतलब आज पढ़ लिए छोड़ो, आज उसके बाद 1 वीक के बाद पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में इस तरह का प्रॉब्लम नहीं चलेगा। फिजिक्स में अगर आप इस तरह से करोगे ना तो 1 महीने के बाद फिजिक्स आपको एकदम नया नया लगने लगेगा। आप फिजिक्स पढ़ोगे कुछ समझ में नहीं आएगा फिजिक्स में, क्योंकि ये सारा चैप्टर एक दूसरे से लिंक है आपके सामने, सारा चैप्टर लिंक होगा। अगर आप ये चैप्टर छोड़ोगे तो बाकी सब खत्म हो जाएगा, आप ये छोड़ोगे तो बाकी सब खत्म हो जाएगा, आप ये छोड़ोगे तो ये नहीं पढ़ पाओगे, ये नहीं पढ़ पाओगे, ये नहीं पढ़ पाओगे, आप ये छोड़ोगे तो ये नहीं पढ़ पाओगे, ये सब नहीं पढ़ पाओगे। यकीन मानिए आप ये, चलो ये तो खैर अलग से, बट यहाँ तक पढ़ोगे तभी ये चैप्टर पढ़ सकते हैं आप। ग्रेविटेशन से किसी को लेना देना नहीं है, ठीक, कोई किसी से लेना देना नहीं। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको मैकेनिक्स यूज होगा, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स को किसी से लेना देना नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में इससे लेना देना है दोस्तों, इस सब चैप्टर से। तो मैं ये बोल रहा था कि हर चैप्टर पिछले चैप्टर से लिंक होता है। तो जैसे मान लो कहीं पर आपका कंसेप्ट गड़बड़ाया, मतलब सिर्फ वही पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब आप जब आगे पढ़ोगे फिजिक्स को तब भी आप प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, ठीक है। तो शुरू से स्टार्टिंग से सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर करके चलना, ऑलमोस्ट 99% कंसेप्ट को क्लियर करके चलिएगा आप लोग, ठीक है। 99% कंसेप्ट आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो ठीक है, इसमें जो आपको जो बुक है, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, ठीक है, मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप बुक, एक सेकंड,
अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप एक काम कर सकते हो, आप डीसी पांडे बुक ले लो। डीसी पांडे मेडिकल के लिए आता है एक बुक, ठीक है, डीसी पांडे बुक ले सकते हो मेडिकल्स के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और मेडिकल के स्टूडेंट एससी वर्मा भी ले सकते हो यार, एससी वर्मा भी बहुत अच्छा बुक है। अगर थोड़ा ज़्यादा नंबर चाहिए फिजिक्स में, एकदम बहुत अच्छा नंबर चाहिए, तो एससी वर्मा भी आप ले सकते हो। एससी वर्मा का मतलब लास्ट का 20% क्वेश्चन छोड़ सकते हो आप, नीट के स्टूडेंट हो तो लास्ट का 20% क्वेश्चन छोड़ देना, ठीक है, उसके अलावा सारा क्वेश्चन कर लेना। और ऑब्जेक्टिव 1 बना लेना, ऑब्जेक्टिव 2 छोड़ देना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव 1 बना लेना, ऑब्जेक्टिव 2 छोड़ देना एससी वर्मा में। ये दोनों बुक आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और तीसरा है दोस्तों प्रीवियस ईयर लगा लेना। प्रीवियस 35 ईयर का आता है ना क्वेश्चन बैंक नीट के लिए, तो वो लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। नीट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो होता है आपका 30 ईयर या 35 ईयर का आता है, आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और आप चाहो तो एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी वैसे फिजिक्स में आपको, बायोलॉजी में तो बाय पॉइंट टू पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी, बट फिजिक्स में आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, फिजिक्स में आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। बट अगर फिजिक्स में आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप जो उसमें जो की पॉइंट दिया हुआ था वो सबको जरूर पढ़ लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी बुक। अगर पूरा पढ़ लोगे तो और भी अच्छा बात है, ठीक है। ये आपके लिए नीट के लिए, किसके लिए, नीट के लिए बुक है ये। आपको 50 बुक के पीछे नहीं भागना है दोस्तों, 50 बुक के पीछे नहीं। आप डीसी पांडे उठाओ, डीसी पांडे पहले कंप्लीट करो। अगर डीसी पांडे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद समय मिले तो एससी वर्मा बना लो, ठीक है, टाइम मिले तब इसके बाद, ठीक है। प्रीवियस ईयर आपको हर हाल में लगाना है। एनसीईआरटी बुक का मतलब जो की पॉइंट होता है वो सबको पढ़ लेना। अगर टाइम मिले तो रीडिंग ही मार सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, आप ये काम कर सकते हो। अब उसके बाद हम लोग आते हैं जेई के बच्चे के लिए। अगर आप जेई के स्टूडेंट हो तो बहुत कॉमन बुक है। पहला तो मैं एससी वर्मा रिकमेंड करूंगा भाई, एससी वर्मा पूरा बना लेना, क्योंकि जेई के बच्चे को थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है फिजिक्स में, ठीक है। और आपका बीएम शर्मा ही बना लेना यार, बीएम शर्मा, एससी वर्मा। और आपको जो है यहाँ सुपर 40 क्लासेज में आपको वर्कबुक मिलेगा, ठीक है, मतलब मॉड्यूल मिलेगा आपको, वो मॉड्यूल आपको क्लास में सॉल्व कराया जाएगा। और ऐसे आप रेफरेंस बुक ये सब ले सकते हैं, ठीक है। आपको सुपर 40 क्लासेज में यहाँ पे आपको मतलब हर चैप्टर का मॉड्यूल मिलेगा, हर चैप्टर्स का, उसमें मतलब बहुत अच्छा मॉड्यूल है, नो डाउट, ठीक है। अब बहुत मज़ा भी आएगा आप अगर उसको अच्छे से देखोगे तो, ठीक है, बहुत इन्फॉर्मेटिव भी है वो। और अगर आप घर पर हैं तो ये सब बुक को भी कर सकते हो। और जब आप हॉस्टल में भी रहना तो मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे एक डीसी पांडे बुक हुआ मेडिकल के लिए आप लगा सकते हो, या फिर आपका नीट के लिए आपका एससी वर्मा या बीएम शर्मा को एक बुक को लगा सकते हो। ये दोनों बुक बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बहुत बीएम शर्मा में तो बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है इसमें, और बहुत मोटा मोटा बुक भी आता है, ये 5-6 वॉल्यूम में आता है। एससी वर्मा 2 वॉल्यूम में आता है, पतला पतला बुक है, अच्छा बुक है ये। तो बस दोस्तों, और आपको फिजिक्स जो है, जो वीडियो लेक्चर से पढ़ रहे हैं दोस्तों, आप क्या करो कि एक टाइम बना लो वीडियो लेक्चर देखने का। जैसे मान लो 10 से 11 लेक्चर अपलोड हो रहा है, आपको लेक्चर मिल रहा है, तो 10 से 11 बैठो, पूरा लेक्चर देख डालो, ठीक है। पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी डाउट है उस डाउट को लिखो, ठीक है, और ग्रुप में पूछिए आप ग्रुप में पूछिए। उसके बाद जो उससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट मिलता है उसको पूरा एकदम 100% उसमें दो अपना, ठीक है। जितना बने उतना बना लो, खुश रहो यार। नहीं बने कोई बात नहीं, बट ट्राई आपको जरूर करना है, ठीक है। नहीं बने कोई बात नहीं, ट्राई जरूर करना। फिजिक्स में दोस्तों एक चीज़ को ध्यान में रखना, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स बनाना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा फारू होगा बेसिक मैथमेटिक्स आपका फिजिक्स उतना ही अच्छा होने वाला है। आप यकीन मानिए, बेसिक मैथमेटिक्स जितना अच्छा होगा आपका फिजिक्स उतना फारू होगा। तो सो प्लीज़ जो बेसिक मैथमेटिक्स नहीं देखे तो जाइए उसको कंप्लीट कर लेना, बेसिक मैथ्स को। यार मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि बहुत अजाल खजाल टॉपिक पढ़ा दिया, मैं बस उसी चीज़ को पढ़ाया हूँ जिस चीज़ को मैं यूज़ करूँगा। हो सकता है उसमें 1-2 पॉइंट छूटा हो, 1-2 मतलब टाइप छूट गया होगा, तो मैं जब उस तरह का कुछ एग्जाम्पल आएगा मेरे सामने तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा उस चीज़ को, ठीक है। बट जितना भी पढ़ा है आपके लिए इनफ है, आप उसको जाइए, उस लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए। और क्योंकि इसमें आपको बहुत सारा अच्छा मैथमेटिक्स यूज़ होने वाला है दोस्तों,
बहुत भयंकर भयंकर मैथमेटिक्स यूज होगा, तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं घबराना है और न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स सब्जेक्ट अच्छा हो गया तो मेडिकल में सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा आपका। अगर फिजिक्स ख़राब है दोस्तों तो मेडिकल में फंसने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगा आपका, यकीन मानिएगा। अगर अच्छा फिजिक्स है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स अच्छा है मतलब आपका माइंड जो है ना वो कैलकुलेटिव टाइप का हो जाएगा, ठीक है। माइंड बहुत अच्छा ग्रूम करता है, फिजिक्स माइंड को बहुत ही टेक्निकल टाइप का माइंड बना देता है आपका। दिमाग अच्छा होगा तभी तो आप कंपटीशन को निकालोगे ना यार। तो माइंड को ग्रूम करना है ना तो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ है दोस्तों, ठीक है। मैं कोई ऐसा बात नहीं कि मैं फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स का तारीफ़ करने के लिए ये सब बात बोल रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। और चलो आज ये एक्चुअली आपका इंट्रोडक्टरी क्लास था। तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं, आपका जो क्लास जो स्टार्ट होगा वो वेक्टर से होगा। वेक्टर का मैं 3 लेक्चर आपको दे चुका था, वो 3 लेक्चर को देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के वेक्टर से हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू, और आप लोग स्टे सेफ, ठीक है, एट योर होम। और थोड़ा बाहर मत निकलो, बैठ के पढ़ाई करो नीट का। अब 2022 के मिशन में लग जाएंगे, नीट 2022 में आप लोग मतलब शरीक होंगे नीट में, तो उसके लिए आप लग जाइए। आप पूरा 100% 2022 के लिए तैयार रहो नीट के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों, ठीक है। आप लोग अभी 11th क्लास में हो, 2022 में आप मतलब नीट का पेपर दोगे, देखते हैं, ठीक है, क्या होता है आप लोग के लिए, ठीक है। गुड लक एंड थैंक यू।